क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर बड़ा एक्शन होने वाला है? क्या आतंकवादियों को पालने वालों के खिलाफ फिर बड़ी कार्रवाई होगी? क्या इस बार जो होगा वो इतिहास और भूगोल को एक नए सिरे से बदलेगा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। नए वक्त के साथ पुरानी कचहरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज दिल्ली ब्लास्ट के टेरर मॉड्यूल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि आतंकवादियों के निशाने पर एक नहीं बल्कि दो नहीं कई टारगेट थे। सच कहें तो 26/11 जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी। सवाल यह है कि क्या दिल्ली एनसीआर में 200 धमाके करने की प्लानिंग थी? और अगर ये थी तो ये कितनी भयावह थी? कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस की स्मार्ट कदम ने आज हिंदुस्तान को बचा लिया? सब कुछ बताएंगे आपको। इसके अलावा आज आपको आतंकवाद के उन सफेद पोश चेहरों से मिलवाएंगे जो डॉक्टर के पेशे की आड़ में मौत का सामान तैयार कर रहे थे। 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने के फिराक में थे। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी हरियाणा तक का पूरा मॉड्यूल इस पर खुलासा होगा। इसके अलावा कचहरी में पाकिस्तान को भी एक्सपोज करेंगे, क्योंकि दिल्ली में धमाके के बाद पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में जश्न मनाया, और यह जश्न उन्हीं आतंकवादियों ने मनाया जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी पालती पोसती है। देखिए, अंजाम की बात चली है तो एक बात और कहेंगे कि जब भी आतंकी गीदड़ों की मौत आती है वो हिंदुस्तान की तरफ भागने लगते हैं। दिल्ली ब्लास्ट पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा था, ये जश्न से साबित हो गया है। जिन डॉक्टर के दिमाग में जिहादी चिप फिट की गई, उनके मंसूबे और खतरनाक थे। जांच एजेंसियों ने जो खुलासा किया है वो डराने वाला है। जांच एजेंसियों की माने तो दिल्ली में जो एक जगह ब्लास्ट हुआ है ये हड़बड़ तड़बड़ में हुआ है। असल में साजिश जो थी वो ये थी कि 200 बम फटते इंडिया गेट से लेकर लाल किले तक अलग अलग इलाकों को टारगेट करने वाले थे। फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, यहां पर 26/11 की तरह एक हमले की साजिश को अंजाम देने जा रहे थे। एनसीआर के कई हाई प्रोफाइल इलाकों की रेकी की गई थी। बड़े मंदिरों में धमाका करना था ताकि सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया जाए। लेकिन आतंक के एक पोस्टर ने टेरर के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की कमर तोड़ दी। कचहरी में आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल की बारूदी प्लानिंग को हम दिखाते हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 200 धमाकों से दिल्ली को दहलाने की साजिश थी। 200 बम धमाके एक साथ होने वाले थे। साजिश बहुत बड़ी थी। दिल्ली एनसीआर में आतंक का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल टारगेट फिक्स कर चुका था। बम प्लांट कौन करेगा, बम प्लांट कहां करने हैं, धमाकों की टाइमलाइन तैयार थी, रेकी भी हो चुकी थी। दिल्ली से 55 किलोमीटर दूर फरीदाबाद 3000 किलो विस्फोटक एक्टिव हो चुका था। साजिश बड़ी थी। 3000 किलो विस्फोटक जुटा लिया गया था, लेकिन आतंक के एक पोस्टर ने आतंकियों का पूरा प्लान चौपट कर दिया। कौन कहां कितने बम लगाएगा? दिल्ली एनसीआर में टेरर के मोहरों को धमाकों का टेंडर मिल चुका था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैश के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की बारूदी साजिश के सफे खुल रही हैं। दिल्ली एनसीआर को बारूद के ढेर पर बैठाने की तैयारी थी। आतंक की साजिश के राज खुले उससे पहले दिल्ली धमाके की सबसे लेटेस्ट और दिल दहलाने वाली तस्वीर देख लीजिए। 10 नवंबर, दिन सोमवार, वक्त की सुइयां आगे बढ़ती हुई सीसीटीवी में तारीख और जगह सब क्लियर दिखती है। सड़क पर रेंगती गाड़ियां, रेड लाइट पर धीमी रफ्तार। जैसे ही वक्त के कांटे ने 6:50 और 57 सेकंड को छुआ, सफेद रंग की I-20 कार में जोरदार धमाका हुआ। एनडीटीवी के हाथ दिल्ली धमाके का ये एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है। धमाका होता है, मशरूम जैसा आग का गुबार उठता है। सीसीटीवी की तीसरी स्क्रीन में दहशत के पल रिकॉर्ड होते हैं और फिर स्क्रीन स्विच ऑफ हो जाती है। साजिश तो इससे भी बड़ी और खौफनाक थी। जरा सोचिए, एक साथ ऐसे 200 धमाके दिल्ली एनसीआर में होते तो मंजर कितना भयावह होता। जांच एजेंसियों ने 200 आईईडी ब्लास्ट वाली साजिश के राज खोले हैं।
सूत्रों के मुताबिक जैसे मोहम्मद का ये मॉड्यूल दिल्ली और एनसीआर को 26/11 की तर्ज पर दहलाने की साजिश कर रहा था, इसके लिए इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी और ये 200 आईडी बनाने की फिराक में थे। जांच में और चौंकाने वाले खुलासे हुए। आतंक का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल 26/11 मुंबई हमलों की तर्ज पर दिल्ली एनसीआर को दहलाने की फिराक में था। आतंक के 10 किरदारों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। धमाकों के लिए लोकेशन तक फाइनल कर ली गई थी। दिल्ली में बम धमाकों के लिए आतंकियों ने जिन जगह को चुना था, जिन जगहों की रेकी की गई थी, पहले उसकी मुकम्मल लिस्ट जान लीजिए। लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर, प्रमुख रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल। यह लिस्ट उस आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल की साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत दिल्ली को दहलाने की फुल प्रूफ प्लानिंग की जा रही थी। खुलासा यह भी हुआ कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी ने दिल्ली के इन ठिकानों की रेकी तक कर ली थी, फोटोशूट तक किया गया था। इनके निशाने पर इंडिया गेट, लाल किला, गौरी शंकर मंदिर, तमाम रेलवे स्टेशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और दिल्ली और एनसीआर के कई सारे ठिकाने थे जहां पर ये बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। चौंकाने वाला किस्सा एक और है। जनवरी 2025 का सर्द महीना था। जैश के आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल दिल्ली एनसीआर में एक्टिव हो चुका था। जनवरी महीने में ही दिल्ली की कई हाई प्रोफाइल जगहों पर बम धमाके की साजिश रची गई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आतंक का ये प्लान पोस्टपोन हो गया। दिल्ली ब्लास्ट में जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिल्ली और एनसीआर में धमाकों की प्लानिंग जनवरी 2025 में शुरू हुई थी। टारगेट पर थे दिल्ली और एनसीआर के कई हाई प्रोफाइल इलाके। फिर आया अक्टूबर का महीना। देश में दिवाली की रौनक थी। बाजारों की बढ़ती भीड़ आतंक की साजिश का ध्यान खींच रही थी। दहशत के ये किरदार दिवाली पर ही दिल्ली के फिजाओं में बारूदी गंध भरने की ठान चुके थे, लेकिन इस बार भी प्लान नाकाम रहा। वजह बनी टाइट सिक्योरिटी। सूत्रों की माने तो जैश ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर आतंकियों ने दिवाली के मौके पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते आतंक के डॉक्टर अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। जांच एजेंसियों ने साजिश के पन्ने पलटे तो कड़ियां जोड़ती चली गई। पता चला कि त्योहारी माहौल में धार्मिक स्थलों को टारगेट बनाकर आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव भड़काना चाहते थे। खुलासा ये हुआ कि अक्षरधाम मंदिर के पास मयूर विहार तक की रेकी कर ली गई थी। ये मयूर विहार फेज 1 है। जब कारों को 3 घंटे से पहले पार्क करने से पहले यहाँ पर लाया गया था। मेरे बाईं और आप देखेंगे लगातार गाड़ियाँ जो है नोएडा से दिल्ली लोग जाते हैं वो अमूमन इसी फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं और उस वक्त यहाँ पर भीड़ भी बहुत रहती है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आने का मकसद क्या था? क्या इसके अलावा कोई और भी प्लान था, या यहाँ पर वो किससे मिलने आया था, कुछ सामान लेने आया था, या फिर ये देखने आया था कि रेड फोर्ट की लाल किले के साथ साथ कहीं और का भी प्लान है? क्योंकि आपको एक बात और बता दें कि महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ से कुछ दूर की दूरी पर अक्षरधाम मंदिर भी पड़ता है। दिल्ली को दहलाने का ताना बाना इतने शातिराना अंदाज में बुना गया था जिसकी ना तो भनक किसी को लगी और ना ही बारूदी षड्यंत्र की तरफ किसी का ध्यान गया। आतंक की साजिश का ढाल बना डॉक्टरों का लिबास। दिल्ली से फरीदाबाद तक आतंक की साजिश कई बार दौड़ी, लेकिन पकड़ में नहीं आई। सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के कुछ डॉक्टरों ने व्हाइट कॉलर कवर की आड़ में फरीदाबाद में अपना बेस बनाया, जिससे उन पर किसी को शक ना हो और वो दिल्ली और एनसीआर में भी आसानी से आ जा सकते थे। प्लानिंग कितनी सॉलिड थी, इसका एक और सबूत एनडीटीवी के हाथ लगा। 10 नवंबर को डॉक्टर नबी ने जिस i20 गाड़ी से दिल्ली को धराया, उसका नया वीडियो रिलीज हुआ। 10 नवंबर दोपहर ठीक 3:19 पर डॉक्टर उमर नबी सफेद रंग की i20 कार से लाल किले की पार्किंग में दाखिल हुआ और ठीक 3:50 पर पार्किंग से बाहर निकला। 3 घंटे तक डॉक्टर उमर पार्किंग में खड़ी कार में ही बैठा रहा। अब इस बात की जांच चल रही है कि आदिल, उमर, मुजम्मिल और डॉक्टर शाहिना के अलावा डॉक्टरों की इस आतंकी ब्रिगेड में कितने और आतंकी शामिल हैं। इन लोगों ने दिल्ली और एनसीआर के अलावा किन और शहरों की रेकी की है। डॉक्टरों की इस आतंकी ब्रिगेड के राज खुलने बाकी हैं। राज तो दिल्ली पुलिस लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार के भी खंगाल रही थी। जांच में पता चला कि संदिग्धों के पास एक और कार थी। नंबर था DL10CK 045। ये गाड़ी 2017 में राजौरी गार्डन के पते पर रजिस्टर्ड हुई थी। हमने कभी इस शख्स को कभी देखा नहीं,
क्योंकि यह एक छोटा सा एरिया, जो भी आदमी आता है उससे पता चल जाता है कि कौन अनजान है कौन जानकार है यहाँ पर, तो पता चल जाता है। लेकिन वो जो उमर नाम का बताया जा रहा है उसको तो कभी किसी ने यहाँ देखा नहीं, ना कभी कोई मिला, ना कोई मसला हो तो रहने। और सबसे बड़ी बात है कि एक आईडी पे यहाँ पर 4-5 मकान रजिस्टर्ड है। अब कौन से मकान से आईडी बनी उसकी, कौन से नहीं बनी, ये तो कोई नहीं बता सकता। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें इसे तलाश रही थी। कार को लेकर अलर्ट तक जारी किया गया था। चंद घंटों के अंदर ही उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई। कार फरीदाबाद में मिली। मोहम्मद उमर के नाम से जो इको स्पोर्ट्स है और उसको यहाँ पर बरामद किया है। खंडावली गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। ये दूसरी साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए कि ये कहा जा रहा है कि जब 2 गाड़ियां जो है, एक गाड़ी से उमर ने धमाका किया था और दूसरी जो गाड़ी मिली है इको स्पोर्ट्स, वो उमर के नाम से रजौरी गार्डन में रजिस्ट्रेशन उसका हुआ, लेकिन हालांकि फर्जी पता निकला, सीलमपुर का पता दिया गया था। और फिर हरियाणा पुलिस ने ये अलर्ट जारी किया कि इस गाड़ी में कुछ हथियारबंद लोग हैं, तो उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की। और अब आप देखिए कि इसी खंडावली गांव में यहाँ पर गाड़ी बरामद हुई है। अभी निश्चित तौर पर एक बहुत अहम कड़ी ये गाड़ी साबित हो सकती है। उस डॉक्टर उमर, वो चेहरा जिस पर दिल्ली को दहलाने का दाव। उसी उमर को लेकर जांच में यह भी पता चला कि उसने हड़बड़ाहट में आधे अधूरे तैयार हुए बम के साथ लाल किले के पास धमाका किया। अब सवाल है कि अगर तैयारी पूरी होती तो क्या होता। हमने इस सवाल की तह तक जाने के लिए एक्सपर्ट की राय भी ली। चलती गाड़ी में विस्फोट डेलिबरेटली भी किया जा सकता है, डेटोनेटर दबाइए और चलती गाड़ी में विस्फोट हो गया। और दूसरा कि आप डॉक्टर रहे, आप कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं, आपको विस्फोटक की जानकारी ज़्यादा नहीं थी और दरअसल आप घबराए हुए थे कि फरीदाबाद के अंदर छापेमारी हो रही है, आपके साथी पकड़े गए और पकड़े जा रहे हैं, तो आपको ये डर लगा था कि कहीं जो बाकी खेप है जो कहीं और छुपी हुई है वो ना पकड़ी जाए, तो आप उसको सही जगह ठिकाने लेके लगाने जा रहे थे और उस दौरान ये अनगैली से विस्फोट हुआ। दिल्ली धमाके के पीछे कौन कौन था, वो 10 किरदार कौन थे जो 26/11 की तरह देश को दहलाना चाहते थे, उनके दिमाग में दहशत की चिप किसने और कैसे फिट की, इसके राज अभी खुलना बाकी। दरअसल ये सारे खुलासे कैसे हुए ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि या तो हिंदुस्तान बहुत लकी था या ये आतंकवादी जो थे ये थोड़ी सी बेवकूफी कर गए, जिसके चलते खुलासा हो गया। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के कनेक्शन के मामले में एक गिरफ्तारी हुई अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शाहीन की। डॉक्टर शाहीन के तार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े। हमने इसको लेकर आपको जानकारी दी थी, बताया था कि डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल एक दूसरे को जानते थे। डॉक्टर उमर को भी जोड़ लें तो मुजम्मिल जो है वो उमर के पड़ोसी था। ये सब आपस में जान पहचान वाले थे। लेकिन ये सब रडार में आए कैसे, शाहीन की गिरफ्तारी हुई कैसे हुई, और कैसे कहा जा रहा है कि वो शाहीन जो कभी राज्य सेवा आयोग के टॉपर थे वो टेरर का टेंडर उठाने लगे। जैश ए मोहम्मद के लिए वो क्या काम कर रही थी, ये सब खुलासे निकल कर आ रहे हैं। और आज कचहरी में इसी को लेकर एक खास पेशी दिखा रहे हैं, जिसमें वो पोस्टर का भी जिक्र है, जिस पोस्टर को चिपकाने के चलते ही ये पूरा कांड का खुलासा हुआ। लाल किले के पास धमाका। धमाके से पहले फरीदाबाद में पकड़ी गई विस्फोटक सामग्री। फरीदाबाद से डॉक्टरों की गिरफ्तारियां। और फिर एक नाम आया, डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के तार जोड़ते हैं डॉक्टर मुजम्मिल से, जो फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ था। जब गिरफ्तार मुजम्मिल के पास से एक स्विफ्ट कार मिली तो पता चला कि यह कार एक महिला डॉक्टर के नाम पर थी, जिसका नाम है डॉक्टर शाहीन। फिर पुलिस ने डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया और ऐसे खुलासे सामने आए जिसने सबको चौंका दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली है। डॉक्टर मुजम्मिल के पास से जो स्विफ्ट कार बरामद हुई थी उसमें एक असॉल्ट राइफल, मैगजीन, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। जब पता चला कि यह कार डॉक्टर शाहीन के नाम पर है तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर
पूछताछ शुरू की। डॉक्टर शाहिना शहीद पुलिस की नजर में तब आई जब डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पकड़ा गया। उसकी निशानदेही से एक स्विफ्ट गाड़ी के अंदर से एक असॉल्ट राइफल, 83 कारतूस और 3 मैगजीन मिली। जांच में ये बात सामने आई कि ये गाड़ी डॉक्टर शाहिना शहीद की है। इसके बाद पुलिस ने शाहिना शहीद से पूछताछ शुरू की तो उसके जैश से संबंधों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। फिर सामने आया डॉक्टर शाहीन का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन। डॉक्टर शाहीन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की हेड थी। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग का नाम है जमातुल मोमिनीन। ये संगठन प्रतिबंधित जैश ए मोहम्मद की तरफ से हाल ही में लॉन्च किया गया था। डॉक्टर शाहीन जैश आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के निर्देश पर काम कर रही थी। डॉक्टर शाहीन को आतंकी गतिविधियों के लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भर्ती करने के निर्देश दिए गए थे। जैश ए मोहम्मद के पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली और पता चला कि इसमें कई डॉक्टर शामिल हैं। उसके बाद पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी की और वहां से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ और साथ में डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से कई हथियार बरामद हुए। इसके बाद लेडी डॉक्टर शाहिना शहीद को भी गिरफ्तार किया गया और धीरे धीरे ये पूरा नेटवर्क बढ़ता गया और इसके इरादे भी मालूम चल गए। डॉक्टर शाहीन के बारे में जितनी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक डॉक्टर शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर है। साल 2000 में उसने इलाहाबाद से मेडिकल की पढ़ाई में MBBS किया। लोक सेवा आयोग में चयन से मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन गई, लेकिन 2013 में बिना कुछ बताए ही वो यूनिवर्सिटी से लापता हो गई और फिर उसने महाराष्ट्र के रहने वाले जफर हयात साथ शादी कर ली। हालांकि इसके बाद साल 2015 में ही उसका जफर हयात से तलाक हो गया। पिछले काफी समय से शाहीन फरीदाबाद में थी, डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थी। डॉक्टर शाहीन की कार से पुलिस को असॉल्ट राइफल, गोलियां, मैगजीन मिली हैं। फिलहाल डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस केस की जांच अब NIA कर रही है। NIA डॉक्टर शाहीन के एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ ही सोशल मीडिया कनेक्शन और विदेशी संपर्कों की भी जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि शाहीन पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में रही होगी। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ NDTV इंडिया। डॉक्टर शाहीन के गिरफ्तार होने के बाद उसके परिवार की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। शाहीन के पिता कहते हैं कि शाहीन से बात 1 महीना पहले हुई। वहीं शाहीन के पूर्व पति हयात जफर ने NDTV से बातचीत की और कहा कि शाहीन लिबरल थी, पता नहीं उसने ऐसा क्यों कर दिया। अब क्राइम ब्रांच कानपुर में हयात जफर से भी पूछताछ कर रही है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में गिरफ्तार हुई महिला डॉक्टर शाहीन को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। शाहीन के पूर्व पति हयात जफर से भी क्राइम ब्रांच कानपुर में पूछताछ कर रही है। तो वहीं हयात जफर ने NDTV से बात करते हुए कहा कि शाहीन से तलाक के बाद उनका कोई संपर्क नहीं है, लेकिन जितना वो उसे जानते हैं शाहीन लिबरल थी। उसके धर्म के प्रति ज्यादा जागरूकता भी नहीं थी। शाहीन का इरादा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में बसे, बस इसी के चलते बाद में हम अलग हो गए। जफर हयात ने कहा कि उसने ऐसा क्यों किया ये तो वही बता सकती है। दिल्ली आतंकी गतिविधि में उनका नाम आ रहा है, क्या कहेंगे उसमें? आपके लंबे समय से संबंध आखिरी बार आपके कम संपर्क रहा होगा? तलाक कब हुआ आपके साथ? बच्चों का संपर्क रहता था क्या? डॉक्टर जफर हयात जिससे डॉक्टर शाहीन की शादी हुई थी वो बताते हैं कि शाहीन बहुत अच्छे से रहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जाकर बस जाए, लेकिन डॉक्टर हयात ऐसा नहीं चाहते थे और धीरे धीरे परिवार में मतभेद शुरू हो गया। मतभेद का नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर शाहीन अपने बच्चों को छोड़कर अलग रहने लगी और फिर वो नौकरी भी बिना बताए छोड़कर फरार हो गई। डॉक्टर शाहीन के भाई शोएब ने NDTV से बात करते हुए कहा कि वो पढ़ने में बहुत तेज थी, कट्टर नहीं थी। परिवार बीते 4 सालों से डॉक्टर शाहीन के संपर्क में नहीं था। ब्रिलियंट तो थी, हाँ ब्रिलियंट तो थी। तो विदेश हो गए। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि बहुत लिबरल थी, मतलब कोई ब्रिलियंट थे। उन्होंने बताया कि बहुत जो है लिबरल थी, कभी कोई बहुत ज्यादा धार्मिक किस्म की नहीं थी। नहीं।
ऐसा था। हाँ ऐसे इधर हाल फिलहाल में हुई हो तो आप लोग को तो जाहिर है नहीं पता होगा, लेकिन पहले बहुत लिबरल थी। हाँ पहले जब से मतलब जो है रही हमारे साथ रही, घर में भी रही, ऐसी बात नहीं कि घर से बिल्कुल ही नाता टूट गया। मतलब ऐसा कोई कट्टर किस्म का स्वभाव नहीं। नेना हमारे घर में है किसी, हमारे घर में यही बात जफर साहब ने भी, वहाँ हयात साहब ने कही। में भी है, कट्टर स्वभाव का नहीं है भाई। आप भी प्रेयर करते होंगे, सुबह उठते होंगे, भगवान को याद करते हैं, हम भी सुबह उठते हैं, हम भी भगवान खुदा अल्लाह को याद करते हैं। तो हयात साहब यही बोल रहे थे कि वो बिल्कुल लिबरल थी, बहुत नहीं करता है। आप लोग जितने लोग खड़े हैं सब लोग करते होंगे भाई, हम तो ये चाहेंगे भाई। तो यही बात उन्होंने कहा चाहिए भाई यही कि शादी के बाद दोनों बच्चे भी उनके साथ रहते हो। दो लड़के। डिवोर्स किस वजह से हो गया था, कुछ आप लोग आइडिया? वो पति पत्नी का मामला था उसमें। शाहीन के पिता ने कहा कि पिछले साल से बेटी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि 1 महीने पहले उससे उनकी बात जरूर हुई थी। शाहीन के पिता के दावे के बीच जांच एजेंसियां सच खंगालने की पूरी कोशिश में जुटी हुई हैं। 1 महीने पहले लगे हमसे बात हुई है शाहीन से। हाँ, परवेज से हर हफ्ते होती है बात। कल मेरी नहीं हुई इसलिए बात, कल मैं शादी में था। साल 2013 वो साल था जब डॉक्टर शाहीन बिना बताए नौकरी छोड़ करके चली गई थी। इसके बाद फिर वो फरीदाबाद गई, वहाँ किसके किसके संपर्क में आई इस विषय में कोई इसलिए नहीं बता पा रहा है क्योंकि ना पति से कभी संपर्क हुआ और पिछले 4 सालों से अपने पिता या भाई से भी वो संपर्क में नहीं थी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। कुछ राज ऐसे होते हैं जो कई बार सवालों में उलझकर रह जाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर और कई ऐसे किरदार हैं जिनकी चर्चा रोज हो रही है। आप भी डॉक्टरों का नाम सुन रहे हैं, लेकिन आतंक का ये डॉक्टर मॉड्यूल शुरू कहां से हुआ? कैसे दिल्ली धमाके से इसके तार जुड़े? वो 3 मौलवी कौन हैं जिन्होंने पढ़े लिखे ज़हीन डॉक्टरों के दिमाग में आतंक का बारूद भर दिया? कैसे ये डॉक्टर आतंकी आकाओं के संपर्क में आए? आज 10/11 के 10 जिहादी किरदारों की कचहरी में पेशी करेंगे और इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि दिल्ली धमाकों में 10 किरदार कौन कौन थे जिनका महत्वपूर्ण रोल था। ये रिपोर्ट देखिएगा, उसके बाद आपको इस घटना को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर उन संदिग्धों की तस्वीर है जो किसी न किसी तरीके से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ते दिखाई दे रही हैं। कई ऐसे हैं जिनकी फोटो सामने आ चुकी है, जबकि कुछ ऐसे हैं जिन पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। आपको एक एक करके 10/11 ब्लास्ट के 10 किरदारों के बारे में बताते हैं। पुलवामा के लेथपोरा का कोयल का ये वो गांव है जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का केंद्र है। वजह है यहाँ का रहने वाला डॉक्टर उमर, वही डॉक्टर जो कार ब्लास्ट का संदिग्ध है। जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसी ने लाल किले के पास धमाके को अंजाम दिया। वही डॉक्टर उमर जिसकी डिग्री और उसके सर्टिफिकेट आज सामने, वो डॉक्टर जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। दावा है कि डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट के साथ खुद को कार में उड़ा दिया, एक तरह से फिदायीन हमला, लेकिन एजेंसी इस पूरे एंगल को अभी खंगाल रही है। वहीं उमर का परिवार कहता है कि वो क्रिकेट का शौकीन था, चुप रहता था मगर क्रिकेट खूब खेलता था। बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगा था, उस वजह से वो ज्यादा बात। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। डॉक्टर मुजम्मिल वो शख्स है जिसके किराए वाले घर से विस्फोटक बरामद हुआ और फिर उसकी निशानदेही पर कुल मिलाकर करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद होने की बात सामने। यहाँ से कुछ ही मीटर्स की दूरी पर डॉक्टर मुजम्मिल का भी घर है और डॉक्टर मुजम्मिल वही शख्स है जिसके घर पे 2900 किलो का विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इसके साथ ही साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो भी इसके बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि ये सारी चीजें आसपास इर्द गिर्द होने से इनके तार एक साथ जुड़े हुए हैं, इनकी जो बातें हैं वो सारी एक साथ जुड़ी हुई हैं और इसलिए ये शायद कहीं ना कहीं एक बड़े पिक्चर की तरफ इशारा करता है कि ये इससे
सबसे बड़ा एक प्लान करने वाले थे। और जितनी तादाद में विस्फोटक मिला है वो जाहिर सी बात है, ये साफ करता है कि इनका प्लान जो था, वो जिस घटना को अंजाम देने वाले थे वो एक सोची समझी साजिश के तहत देने वाले थे। वो प्रश्न पूछना पड़ेगा गांव के प्रधान को, एक RWA को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, एक प्रधान को, कि क्या ला रहे हैं तुम मकान का, तू तो रहने के लिए आया था, तो गोदाम बनाने के लिए क्या गोदाम में डाल रहा है। ये प्रश्न जब तक हम पूछेंगे नहीं, और अगर प्रश्नों का आंसर आपको सही नहीं मिलता, सही समय से पुलिस को इन्फॉर्म करो। ये अब कर्तव्य है हमारे देश का। अगर कोई विद्रोह, अगर कोई गद्दार नहीं रह रहा इस देश में, ये गद्दार है। अक्टूबर में पहली बार इस मॉड्यूल को लेकर जानकारी तब मिली जब साउथ कश्मीर में जैश का पोस्टर चिपका हुआ मिला। पुलिस ने इस सिलसिले में आरिफ समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया। पूछताछ में सहारनपुर के डॉक्टर आदिल का नाम सामने आया और फिर आदिल के जरिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल और उनके साथियों की बात सामने आई। तब पता चला कि ये साजिश कितने बड़े लेवल पर थी। लेकिन आदिल था कैसे? सहारनपुर में 5 लाख रुपए महीने की सैलरी लेने वाला डॉक्टर पब्लिक में कैसा बर्ताव करता था, उसे लेकर पुराने साथी क्या कहते हैं। उन्होंने मार्च मंथ में ज्वाइन किया था और यहाँ पर उनका जो स्वभाव था बड़ा विनम्र था, सबसे बहुत प्यार से बात करते थे। कोई इस तरह की चीजें हमें कभी नहीं महसूस दी। वो एक एक्टिवा से मानक मऊ में रहते थे। सुबह 10 बजे अपने पूरे टाइम पे कार्यरत यहाँ पर आ जाते थे और शाम को 6-7 बजे तक पेशेंट्स को देखकर उनका। लेकिन सवाल है कि ये पूरा मॉडल शुरू कहाँ से हुआ। दरअसल जांच के दायरे में 2 टेलीग्राम ग्रुप्स आए। इन्हीं टेलीग्राम ग्रुप्स को इस चरमपंथी नेटवर्क की जड़ माना गया। पहला फर्जदान ए दारुल उलूम देवबंद और दूसरा है उमर बिन खत्ताब नाम के पाकिस्तानी जैश आतंकी। सोर्सेस के मुताबिक डॉक्टर उमर और शोपिया का मौलाना इरफान अहमद कथित तौर पर इन्हीं ग्रुप से रेडिकलाइज कर रहा था। शुरुआती चैट्स कश्मीर की आजादी और कश्मीरियों के दमन जैसे विषयों पर केंद्रित थे, जो बाद में वैश्विक जिहाद और अन्याय के बदले वाली विचारधारा में तब्दील हो गई। कि आदिल और मुजम्मिल शकील दोनों टर्की जा चुके हैं और टर्की में उन्होंने जैशे मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान कई बातें दोनों के बीच में एक्सचेंज हुई और उसके बाद ये भारत लौटने के बाद ये और ज़्यादा जो जिहादी एक्टिविटी है उसमें ये एक्टिव हो गए और इन्होंने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया जो कि टेलीग्राम पर था, जिसमें कई डॉक्टर जुड़े हुए थे और उसमें लगातार लोगों को जिहाद के लिए मोटिवेट किया जा रहा था। इसके अलावा जो डॉक्टर शाहीन शहीद है उसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है कि वो लगातार जैसे मोहम्मद के जो सरगना है मसूद अजहर उसकी बहन के टच में थी और उसकी बहन ने जो पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद की जो महिला विंग बनाई है जमात उल मोमिनात, उसको उसकी ये जो है इंडिया की हेड थी और लगातार इसको टारगेट दिया गया था कि ये महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को जिहाद के लिए मोटिवेट करे। जांचकर्ताओं को शक है कि ये लोग तुर्की गए थे और वहीं इनकी मुलाकात इनके हैंडलर से। सोर्सेस की माने तो तुर्की से लौटने के बाद इस मॉड्यूल ने अपने नेटवर्क को पूरे देश में फैलाने का फैसला किया। तो इसका मतलब प्लानिंग के चलते डॉक्टर फरीदाबाद पहुंचे थे और फिर साजिश का पूरा खाका तैयार किया गया। इसी में अहम किरदार थे डॉक्टर शाहीन, जो जैश की लेडी कमांडर बताई जा रही है। जैश की जमात उल मोमिनात की इंडिया चीफ। पुलिस को इसके पास से राइफल और कारतूस मिले और अब सहारनपुर में शाहीन के भाई परवेज पर शिकंजा कसा दिया। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी करने वाली डॉक्टर शाहीना शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीना शाहिद सीधे तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद के संपर्क में थी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैशे मोहम्मद ने पाकिस्तान में एक महिला विंग बनाई है जिसका नाम है जमात उल मोमिनात और इस महिला विंग को पाकिस्तान में हैंडल कर रही है मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर। तो सईदा अजहर लगातार डॉक्टर शाहीना के संपर्क में थी। जब जांच हुई तो पुलिस ने कुलगाम के साथ फरीदाबाद में जांच का दायरा आगे बढ़ाया। डॉक्टर तजामुल और डॉक्टर सज्जाद को भी हिरासत में ले लिया। कुलगाम में लगातार रेड हो रही है। पुलिस को शक कि जैश के टेरर नेटवर्क को लेकर और चौंकाने वाली डिटेल्स सामने आ सकती है। डॉक्टर वाले इस मॉड्यूल को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और इस बार सवाल उठे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी पर, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी पर एक ऐसे डॉक्टर को अपॉइंट करने का आरोप लगा है जिसे श्रीनगर में सरकारी अस्पताल में बर्खास्त कर दिया गया था और फिर वो डॉक्टर फरीदाबाद यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। हैरान करने वाली बात, दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक
और डॉक्टर से पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान डॉक्टर के पिता के बारे में जब सवाल हुए तो पता चला कि 2023 में डॉक्टर निसार उल हसन को श्रीनगर मेडिकल अस्पताल से बर्खास्त किया गया था। डॉक्टर निसार पर तब देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, आतंकी संगठनों से उनके लिंक को लेकर आर्टिकल 311 के तहत कार्रवाई हुई थी। लेकिन नोट करने वाली बात यह कि वहां से बर्खास्त होने के बाद डॉक्टर निसार ने अल फलाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और अब डॉक्टर निसार दिल्ली बम धमाके के बाद से फरार है। सवाल उठ रहे हैं कि जो शख्स बर्खास्त हो गया था उसे यूनिवर्सिटी ने कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। हालांकि दिल्ली बम धमाके के बाद यूनिवर्सिटी का बयान सामने आया। वाइस चांसलर कह रहे हैं कि हमारा आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बात से डॉक्टर्स की नहीं है, क्योंकि पता यह भी चला है कि डॉक्टर वाले टेरर मॉड्यूल को शोपिया के रहने वाले इमाम इरफान अहमद ने रेडिकलाइज किया था। जम्मू कश्मीर ने टेरर लिंक के लिए जिन लोगों को अरेस्ट किया उसमें इरफान अहमद शामिल है। वो श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल स्टाफ था और छात्रों से लगातार कांटेक्ट में था। इसके अलावा नौगाम भी मस्जिद का इमाम भी शामिल था। अब कहा जा रहा है कि इरफान अहमद जैश ए मोहम्मद से प्रभावित था और छात्रों को उसके वीडियोस दिखा रहा था। इसके साथ ही वो VOIP कॉल्स के जरिए अफगानिस्तान में बैठे लोगों के संपर्क में भी था। पुलिस ने फरीदाबाद के उस मौलवी इश्तियाक को भी पकड़ा है जिसके घर पर विस्फोटक बरामद हुआ। श्रीनगर में इससे पूछताछ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मौलाना इरफान अहमद की पत्नी वो भी मीडिया के सामने आई। क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। वो 4 बजे आया इधर, फिर मुझे अस्पताल ले गया, फिर वहाँ आया, नमाज पढ़ा, हमने खाना खाया, सो गया। फिर पुलिस आए, उसने तलाशी की घर में। फिर उसने बोला मौलवी साहब को हमारे साथ लेना है। फिर कुछ नहीं पता, उन्होंने बोला उसको हम कल छोड़ेंगे। फिर आज तक कुछ पता नहीं। इल्ज़ाम है हाँ वो सब, लेकिन ये झूठ है, ये इल्ज़ाम है। अब एक तरफ मौलवी जो धर्म की किताबें लेने वाला, एक तरफ डॉक्टर जो जिंदगी बचाने वाला, और ये दोनों आतंकवाद से देश को फैला रहे हैं। और ये सरहद पार से नहीं है कि हमारे घर के लोग, क्यों पता नहीं। वक्त एक ब्रेक का है, उस पार कुछ और बड़ी खबर।